फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इससे पहले हम एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली बता चुके हैं कि फेज डिफरेंस उनका करंट का वोल्टेज का क्या आता है और क्या उनका फेज डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर भी हम फेज डिफरेंस के बारे में कि वोल्टेज जो हमने अप्लाई की और जो करंट जो इसमें मिलता है उनमें कितना फेज डिफरेंस आता है, उनका फेजर डायग्राम क्या बनता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक इंडक्टर है और हमने एक एसी सोर्स के साथ इसको लगाया है जिसकी जो वोल्टेज है वो है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो इसमें आई करंट चेंज हो रहा है। अगर मैं लेट कर लेता हूं, लेट डी आई बाई डी टी इज द चेंज इन करंट in this inductor, then induced EMF कितना होगा बच्चों? L d I by dt। जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो कितना हो जाएगा? L d I by dt, या मैं कहूं कि अपोजिट होता है तो माइनस के L d I by dt ये हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको नेम दे दिया। तो हमने अप्लाई इतना किया, इसके अक्रॉस इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो दोनों क्या होने चाहिए? ये इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। तो दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं। तो देखो इधर से हमारे पास ये जो होगा माइनस का एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि जो ईएमएफ होता है वो माइनस का केवल ये शो करता है कि हमने इधर अप्लाई किया था, करंट इधर फ्लो इंक्रीज हो रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन डेवलप हो रहा है, तो डायरेक्शन को शो करता है, तो माइनस का यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। यहां से अगर मैं डी आई की वैल्यू निकालूं तो डी आई हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो L है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके नीचे आ जाएगा और dt क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर पहुंच जाएगा। ओके, ये मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट निकाला। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं तो टोटल करंट मेरे पास निकलेगा ऑन इंटीग्रेटिंग तो क्या होगा? ये मेरे पास I बचेगा, E नॉट अपॉन L कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर लिख लिया, एंड इंटीग्रेशन हो गया साइन ओमेगा टी dt का। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल, इंटीग्रेशन करो साइन ओमेगा टी का। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस के कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। तो यहां से मुझे जो करंट मिला उसकी वैल्यू आ गई बच्चों I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ये जो ओमेगा ये भी हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे ओमेगा एल, और यहां पर मेरे पास बचा माइनस, माइनस को भी मैं बाहर लिख लेता हूं। यहां पर मेरे पास बचा बच्चों कॉस ओमेगा टी। अब ये जो करंट आया वो करंट आया मेरे पास कॉस की फॉर्म में, और जो हमने अप्लाइड किया था वो साइन की फॉर्म में है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा उसके लिए मुझे इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं साइन में चेंज कर लेता हूं। तो I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 यानी पाई बाई 2 माइनस के ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर मैं साइन को वापस से कॉस में चेंज करता हूं तो साइन कॉस में वापस चेंज हो जाएगा, और कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा माइनस का, तो फर्स्ट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो वापस ये टर्म आ जाएगी। अब देखो अगर ये माइनस का अंदर जाता है तो इसको प्लस का कर देगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन, यानी ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा और पाई बाई 2 माइनस का हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया? करंट निकल कर आ गया। ये क्या थी? वोल्टेज आ गई। तो ये करंट मैक्सिमम कब होगा बच्चों? I will be maximum when जब साइन ओमेगा
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी इसकी 1 होगी, ठीक है। तो उसके बाद बचेगी कितनी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देता हूं। इसकी वैल्यू तो 1 होगी ना, 1 पुट करने के बाद ही तो मैक्सिमम हुआ, और मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, आई नॉट होता है। तो क्या हो गया, आई नॉट ई नॉट बाई ओमेगा एल हो गया। अब ई नॉट ओमेगा एल की वैल्यू कितनी है, आई नॉट आई, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। इसको मैंने इक्वेशन 4 बोला। ये मेरे पास आया करंट, ये मेरे पास आई वोल्टेज जो मैंने अप्लाई की थी। तो इसको मैं एक बार यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। जो यहां से आई थी उसको मैंने यहां पर लिख लिया। और हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमने वोल्टेज अप्लाई की थी वो ओमेगा टी एंगल पर है और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पर है, यानी ये 90 डिग्री पीछे है। कौन, करंट किससे, वोल्टेज से, यानी करंट 90 डिग्री लैग बिहाइंड है किससे, वोल्टेज से है, ठीक है। तो लिख सकते हैं करंट जो है वो लैग कर रहा है, लैग बिहाइंड बाय पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज। वोल्टेज से पाई बाई 2 ये लैग कर रहा है, पीछे। ओके, ठीक है। अब हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे कि जो इंडक्टर है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो रेजिस्टेंस भी हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन जो 3rd थी वो मैंने रब कर दी, उसको मैं दोबारा से यहां लिख लेता हूं। जो इक्वेशन 3rd थी, इक्वेशन 3rd क्या आई थी हमारे पास बच्चों, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। अभी जो यहां पर हमने लिखी थी इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ओम्स लॉ के साथ। कंपेयरिंग इट विद ओम्स लॉ। अगर मैं उसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करता हूं तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो करंट है, वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो इंडक्टर ऑफर्ड करेगा ओमेगा एल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज क्या हो जाएगा, जिसको मैं XL का नेम दे रहा हूं, तो XL इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एल। और XL को स्पेशली बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। कितना आ गया, इतना रेजिस्टेंस होगा। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, किसका, L का, ठीक है। इंडक्टर इतना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा ओमेगा एल। ओमेगा को आप जानते ही हैं 2 पाई न्यू के इक्वल होता है, तो हम इसको 2 पाई न्यू एल भी लिख सकते हैं। क्लियर। अगर मैं एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ देखूं तो कुछ इस टाइप से, ये एक्सेल और ये फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमारे पास एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी निकलकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी सर्किट के लिए इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा। तो अगर मैं डीसी सर्किट की बात करूं तो डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है ना। फॉर डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जो डीसी सर्किट होते हैं वो टाइम के साथ वेरी नहीं होते, डीसी करंट वो सीधे सीधे चलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो यहां से देखो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, 0। यानी डीसी सर्किट्स के लिए जो इंडक्टर है वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा अगर प्योर इंडक्टर है देन। ओके, तो ये हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया इंडक्टर के रिएक्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहां पर देखा
कि जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो फेज डिफरेंस आ रहा है π/2 का। करंट π/2 लैग कर रहा है, किससे? वोल्टेज से कर रहा है। या मैं बोलूं कि वोल्टेज π/2 लीड कर रही है। तो अगर इसका मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, फेजर डायग्राम, तो वो कुछ इस टाइप से होगा बच्चों। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इधर मेरे पास देखो जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी एंगल पर है, तो वोल्टेज मैंने ई नॉट ओमेगा टी एंगल पर यहां से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओमेगा टी एंगल पर। अब वोल्टेज से कितना पीछे है? ये 90 डिग्री पीछे है, तो इस लाइन का 90 यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आई नॉट हो जाएगा। तो ये जो है यहां से यहां तक ओमेगा टी एंगल मेरे पास ये होगा, तो ये जो होगी लाइन यहां से यहां तक, ये हमें शो करेगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो लाइन होगी यहां से यहां तक, ये वाली लाइन, ये हमें शो करेगी बच्चों I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। तो ये फेजर डायग्राम हमारा इसका हो जाएगा। अगर मैं कर्व के अकॉर्डिंग देखूं, टाइम वेरिंग ग्राफ अगर इसका देखूं, तो टाइम वेरिंग ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। इसका देखो ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज वाला जो ग्राफ है वो हमारे पास इस टाइप से बढ़ेगा आगे की तरफ, और ये वोल्टेज वाला ग्राफ हमारे पास हो गया ई वाला। और सिमिलरली अगर मैं करंट वाला ग्राफ देखूं, ये टाइम का फंक्शन है, ऐसे टाइम हमारे पास यहां पर बढ़ रहा है, तो जो करंट है वो करंट कितना पीछे है इससे? π/2 यानी 90 डिग्री पीछे है। तो यहां पर 1 डिग्री का एंगल, ये 360 का, तो 90 यहां बनेगा, और पीछे है इसलिए ये कुछ यहां से स्टार्ट होगा ऐसे करके, और फिर इस टाइप से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास करंट शो करेगा, ये वाली जो लाइन है यहां से, और ये मेरे पास वोल्टेज शो करेगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? फेजर डायग्राम हो जाएगा AC circuit containing inductance only का। Okay, thank you so much.